जिनने ये प्रयास कराए बिल को गिराने का, क्या आपको लगता है कि उनको लंबे समय तक याद किया जाएगा? सिर्फ याद नहीं किया जाएगा, उनको सत्ता और सदन से बाहर किया जाएगा। ये सारा प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है डीलिमिटेशन के अराउंड। 30 महीने में ऐसा क्या हो गया? आप क्यों अपने शब्दों से जो है वापस लौट रहे हैं? धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या? किसी भी आधार पर दिया जा सकता है। धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। किसी भी आधार पर दिया जा संविधान इजाजत नहीं देता। कैसे? अरे भाई, एक राज्य आबादी बढ़ाया जा रहा है, एक राज्य आबादी बढ़ाया जा रहा है। आप कह रहे हो तुम्हें सीटें ज्यादा मिलेंगी पार्लियामेंट में। क्यों नीचा दिखाते हो आप औरतों को? हम सारा घर संभालते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, घर के बच्चों को संभालते हैं। आप एक काम करते हो। हम घर से लेके पॉलिटिक्स तक संभालते हैं, तो इस आरक्षण पर रोक किस लिए? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। संसद में महिला आरक्षण बिल क्या आया? कोई जातियों का पिटारा खोलकर बैठ गया, तो कोई महिला आरक्षण के मुद्दे में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा फिट करने लगा। यानी सब कुछ वोट बैंक के हिसाब से तय हो रहा था। नतीजा यह हुआ कि मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। सरकार चाह रही थी कि 2029 के चुनाव में महिलाओं को, यानी मातृशक्ति को, इस देश की 33% आरक्षण का फायदा मिल जाए। लेकिन भारी सियासत के बीच महिलाओं के लिए अब इंतजार और लंबा हो गया है। यह पूरा घटनाक्रम कैसा रहा, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट, और उसके बाद आज की सबसे बड़ी चर्चा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आपका आज के इस बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। फिर से विरोध कर रहे हैं। 5वीं बार इंडिया अलायंस की पार्टियां विरोध कर रही है। मान्यवर, ये देश की महिलाएं कभी नहीं, जब ये चुनाव में जाएंगे महिलाओं का आक्रोश उनको सामना करना पड़ेगा और रास्ता नहीं मिलेगा। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में, ये हम सबका दायित्व है, इसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? हमने अगर उत्साह मनाया है कि हमने लोकतंत्र बचाया है, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो एकदम अलग था। उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है कि इनकी क्या योजना थी। तो हमने डीलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया। कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा। भारतीय जनता पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है, आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। बहुत ही, मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। वुमेन रिजर्वेशन बिल गिर गया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। इन सब ने तय कर रखा था कि हम किसी भी हालत में महिलाओं को विधानसभा तक और लोकसभा तक पहुंचने नहीं देंगे। क्या वाकई महिला आरक्षण बिल पर जो सियासत हो रही है वो जायज है? और जो एजेंडे और मुद्दे उठाए गए संसद के अंदर वो क्या जायज हैं? आज तमाम विषयों पर प्रचंड चर्चा होगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राधिका खेड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सैद्धांतिक फैसला लिया है, महिला आरक्षण बिल पर वो सिर्फ महिलाओं को भेजेगी। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, सीनियर लीडर है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ अश्विनी मिश्रा है, नेता कांग्रेस पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव हैं, सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ एनडीए के घटक दल जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश मिश्रा हैं और राखी बिरलान है, एमएलए आम आदमी पार्टी की। जोरदार तालियों के साथ
अभिनंदन है तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मैं इस देश की मातृशक्ति के पास चलता हूं और एक एक शब्द से शुरुआत आपसे करता हूं। क्या मतलब है? आपको लगता है कि वाकई इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं, जो इस बिल को बुरा कह चुके हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? देश की 48% आबादी 33% आरक्षण के लिए हर इलेक्शन से पहले मांग करती है। कहते हैं महिला यदि मजबूत होगी, सशक्त होगी, राष्ट्र विकास करेगा, तरक्की करेगा। मल्टीटास्कर इंटेलेक्चुअल वुमेन जो 27 साल की उम्र में भी जाकर दूसरे का घर बसाती है, उसको क्यों पछाड़ा जाता है? जी, मेरा मानना यह है कि महिलाओं को स्टार्टिंग से स्ट्रगल करना पड़ा है। पुरातन कालीन से लेकर अब तक उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन अब समय बदल रहा है, साथ में महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, राजनीति में भी नया कदम रखना चाहिए। बहुत शानदार बात कही है आपने। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं राजकुमार भाटी, पार्लियामेंट में इस बहस की शुरुआत होती है, आपके नेता, वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव जी बोलते हैं और वो इसमें मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। इस बिल में महिलाओं के लिए मुस्लिम आरक्षण जो संविधान विरोधी बात है, क्या आपको लगता नहीं है इस पूरे मुद्दे पर भी आप धर्म और जाति का खेल लेकर आए और गृह मंत्री अमित शाह को मजबूरन जवाब देना पड़ा? हम महिलाओं को आरक्षण, अगर हम ईमानदारी से सोचें, दिल से, राजनीति से ऊपर उठ के, हम महिलाओं को आरक्षण क्यों देना चाहते हैं? यह आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है? सामाजिक न्याय के लिए, उन वर्गों के लिए जो अपने बल पे बराबरी में नहीं आ सकते, जो पीछे रह गए हैं शिक्षा में ऐतिहासिक कारणों से। तो महिलाएं भी इसका पात्र हैं, लेकिन दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक भी इसके पात्र हैं, क्योंकि उनके साथ भी सदियों तक भेदभाव हुआ है, उन्हें भी दबाया गया है, उनके भी हक मारे गए हैं। और हमारा संविधान कहता है दलितों पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हमारा संविधान कहता है। तो हमारी पार्टी केवल, अमित जी लास्ट कर रहा हूं, जी, हमारी पार्टी केवल यह मांग कर रही है, हम कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण दीजिए, 33% के बजाय 50% दीजिए, लेकिन उसमें दलित और पिछड़े वंचित वर्गों के लिए कोटा निर्धारित कीजिए। कहीं ऐसा ना हो उस बिल के अंदर है कि समाजवादी पार्टी या कोई पार्टी मुसलमान महिला को टिकट नहीं दे सकती, आप वंचित मुसलमान सबको टिकट दीजिए, कौन मना करता है? आप जी मैं कह रहा हूं ये तो सबके लिए लागू होता है। बीजेपी नहीं, बीजेपी बिना आरक्षण के महिलाओं को टिकट दे, कौन रोकता? बीजेपी को क्यों नहीं दिया हमारा महिलाओं को टिकट? ये कहना बहुत आसान है। लेकिन आपकी पार्टी का इतिहास बहुत आसान है। आपकी पार्टी का इतिहास रहा है 2010 में भी विरोध करने का। और बता दूं, नहीं बिल्कुल आप बोल दीजिएगा। मुलायम सिंह यादव ने बोला था ऐसी महिलाएं आएंगी तो सीटी बजाएंगी, ताली बजाएंगी। एक बात और मैं, ये मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं, शरद यादव जी ने बोला था, मुलायम सिंह जी ने नहीं बोला था, शरद यादव जी ने बोला था बाल कटी वाली आएंगी। शरद यादव जी ने बोला था बाल कटी वाली आएंगी। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था अगर महिलाएं संसद में आएंगी अभी तो मेरी बारी चल रही है, अभी राधिका जी बीच में कहां से मारेंगे? अप्रूव हुआ पार्लियामेंट में और मुलायम सिंह यादव जी ने माफी मांगने से तक मना किया था। तो सच पूरा बताइए। पर आपको ये बात बोली गई थी, फिर अब भी आप, मैं अपनी बात कह रहा था, मेरा माइक राधिका जी ने छीन लिया। नहीं आप बोलिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहनें हैं, बहनों को इतना हक है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये महिला आरक्षण के नाम पे सामाजिक विषमता को बढ़ावा देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दलित और पिछड़ों के हक मारने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये बिल, पहली बात तो तय ये था कि जाति जनगणना के बाद आएगा। दूसरी बात, परसीमन कर रहे हैं सीटों का, परसीमन आयोग के बिना परसीमन कर रहे हैं, तो खुश होना चाहिए। तो ये नहीं, खुश क्यों होना चाहिए? बिना परसीमन आयोग के, जो संविधान कहता है जी, बिना परसीमन आयोग के परसीमन नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से सीटों को, ये आपका वैलिड पॉइंट है कि बीजेपी अपने तरीके से, यही मांगे हमने सदन में उठाई है। लेकिन मुस्लिम आरक्षण की बात लाकर आपने एक तुष्टिकरण का भी प्रयास करा। मैं राधिका खेड़ा का रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और प्रवक्ता का। राधिका जी, पॉइंट यह है कि बीजेपी की मंशा में गड़बड़ है, ये ऑपोजिशन को शक है। दूसरा पॉइंट, और जो लगातार बयान दे रहे हैं सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, क्या आपको लगता है जो धर्मेंद्र यादव ने बोला वो जायज था? सभी को नमस्कार। अमीश जी, 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस देश को आजाद हुए हुए, लेकिन हम आधी आबादी अभी भी सिर्फ 33% के लिए भीख मांग रही है कि प्लीज हमें सदन में आने दो। 50% भी नहीं छोड़िए, 33% के लिए हम महिलाएं हक मार रही है। इससे ज्यादा क्या दुख की बात हो सकती है? और उस 33% में भी इन पार्टियों को इतना दर्द हो रहा है जैसे कि इन्हीं के तिजोरी में से कुछ लेकर हम जा रहे हैं। भाई, हमारा घर भी आपकी वजह से, हमारी वजह से आपका घर चलता है, खाना भी हम ही बना के खिलाती है, तो जरूरी है कि आप महिलाओं का सम्मान करें। अब ये बात इधर से शुरुआत करते हैं, समाजवादी पार्टी से, फिर कांग्रेस में आऊंगी। समाजवादी पार्टी के अनुसार
मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल लेकर आए थे तब आपने उसका समर्थन क्यों नहीं किया? मुनव्वर राणा साहब की बिटिया जो इनकी पार्टी की हिस्सा है, मुझे लगता है शायद प्रवक्ता भी है, आखिर में जब उनका तलाक हुआ तब उन्होंने वही जो बेनिफिट्स मिले हैं कोर्ट पहुंची, और सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने ही किया था आके। लेकिन जब आप मुसलमान महिला की बात करते हैं तो तब तो आपको मुसलमान महिला नहीं दिखी। दूसरी बात, और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने साफ तौर से कह दिया कि इस देश में संविधान से देश चलेगा। ये जो चाहते हैं तोड़ मरोड़ के वैसे नहीं चलेगा, ना इमरजेंसी का जमाना है, और संविधान ये कोई भी चीज नहीं लाता है कि धर्म के नाम पे आरक्षण हो। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की एक बात कर ले, कल ही कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो डाला कि जी मैं विमेन रिजर्वेशन के साथ हूं, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आना चाहिए। 2010 में ही राज्यसभा में बिल लेकर आए थे जिसको लोकसभा में नहीं लेकर आए, राजीव जी का सपना था। तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पे मुझे उसमें से एक लाइन पढ़ के दिखा दे जो 2010 में इन्होंने बिल टेबल किया था, जहां पे आरक्षण के अंदर आरक्षण ओबीसी महिलाओं आरक्षण में आरक्षण नहीं था उस बिल में भी जो 2010 में प्रेजेंट हुआ था। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बोला था कि आप आरक्षण में आरक्षण नहीं मांग सकते हो। सरदार साहब ने बोला जब पाकिस्तान बन गया, बोला कि हमने जब कौम के आधार पर पाकिस्तान दे दिया, अब आप अलग से आरक्षण मत मांगिए, इसको यही दब दे दीजिए मामले को, अब मुख्य धारा में जुड़िए, देश के साथ काम करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बात को बोला था। तो क्यों सदन के अंदर शुरुआत से ही इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास हुआ? जब भी हम किसी कानून की या संविधान जब गुरुवार को इसकी शुरुआत होती है, जब भी हम किसी कानून की या संविधान की समीक्षा करते हैं तो इन दोनों के ऊपर एक चीज होती है, न्याय के ऊपर होता है प्राकृतिक न्याय। कोई भी कानून प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। संविधान में भी जो संशोधन किए गए प्राकृतिक न्याय के लिए किए गए हैं, उसकी जरूरत देखनी चाहिए, सर्वेक्षण कराना चाहिए। जिन जिन वर्गों को 78 साल के आजादी के बाद भी जिन्हें न्याय नहीं मिला है, जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन्हें प्रतिनिधित्व देना हमारी जिम्मेदारी बनती है, इस देश की जिम्मेदारी बनती है, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। तो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे इसके अंदर? भारतीय जनता पार्टी 15% धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या? किसी भी आधार पर दिया जा सकता है। धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, किसी भी आधार पर दिया जा संविधान इजाजत नहीं देता। ये आपका अम्बेडकर साहब ने कहा था सर, ये आपका कानून है। संविधान ये चाहता था, संविधान में 1991 तक ओबीसी के लिए भी आरक्षण नहीं था। वीपी सिंह की सरकार ने 1991 में आधार पर आरक्षण दिया। आप कह सकते थे कि है नहीं तो क्यों दे रहे हो? मैं बिल्कुल शुरू की जाती हैं। जी 40 सेकंड 30 सेकंड कि वो लोग जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, जो पिछड़े हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। देश की महिलाएं 21वीं सदी में 2014 से पहले, आप सबको पता है ना कि छोटे शहरों में अभी भी बाहर बाथरूम करने जाती थी, घर में पानी नहीं आता था, पानी भरने भी महिला जाती थी, कोई आदमी नहीं जाता था। तो आज सबसे ज्यादा शोषित कौन थी? हम महिलाएं, जिनको डिब्बा लेके जाना पड़ता था बाथरूम के लिए, पानी भरने के लिए। घर पे तो छोड़िए, जब अपना हिस्सा मांगती थी पिता से तो कहा जाता था हिस्सा सिर्फ बेटे के लिए होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले क्या किया? देश की बेटी महिला को सशक्त किया, टॉयलेट बनाने का काम किया, घर घर में पानी पहुंचाने का काम किया ताकि महिला को बाहर ना जाना पड़े। उसके ऊपर जो घर देने का काम किया, पीएम आवास योजना के तहत मालिकाना हक घर की महिला को मिला। हमने पहले महिला को सशक्त किया, फिर उसके लिए हमें ऐसा हिस्टोरिकल बिल लेकर आए जिसके ये लगातार खिलाफ है सदियों से। और मैं फिर बोलती हूं, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है 60 साल जिन्होंने देश लाया, कि हमने इस देश को सबसे मजबूत प्रधानमंत्री दी, महिला प्रधानमंत्री दी, पहली स्पीकर दी, पहली महिला स्पीकर, पहली महिला प्रेसिडेंट दी, लेकिन आज भी उन्होंने महिलाओं के हाथ में लगातार लॉलीपॉप थमाने का काम किया और कहा तुम्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री का बड़ा बयान है, प्रधानमंत्री की बड़ी स्टेटमेंट आई। प्रधानमंत्री ने बोला बोलते हुए कि जो आज विरोध करेंगे उनको लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा आपका रुख करता हूं, एक बार महिलाओं को संसद में तो आने दो, उनके काम पर आप भरोसा तो रखो। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सदन को संबोधित करा इस मुद्दे के ऊपर, क्या आपको लगता है जिन्होंने विरोध करा है, जिनने यह प्रयास करा है बिल को गिराने का, क्या आपको लगता है कि उनको लंबे समय तक याद किया जाएगा? उनको लंबे समय तक इस लोकतंत्र में सिर्फ याद नहीं किया जाएगा, उनको सत्ता और सदन से बाहर किया जाएगा। इस देश की महिलाओं को, उनके रास्ते को, उनके आगे बढ़ते हुए संभावनाओं को जो भी रोकेगा वो बचेगा नहीं। यह समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। मुझे याद है अमर सिंह सदन में थे, ममता बनर्जी पहुंची, हम बिल फाड़ दिया, क्यों? पास नहीं होना देना चाहते थे। लालू राजद ने बिल फाड़ा, राजद के नेता ने राजनीति प्रसाद ने बिल फाड़ा था राज्यसभा में, सदन में, और सपा ने ताली बजाई थी।
ये नहीं चाहते, ये चाहते महिलाओं को ही आरक्षण ना मिले। अभी वो मुकर गए कि मुलायम सिंह जी ने नहीं कहा था कि सीटी बजाएंगे, मैं तो नकल करके बता दूं कैसे बताया था। एक बार उन्होंने बोला पता है अगर महिलाएं पहुंच जाएंगी तो लड़के सीटी बजाएंगे, तो लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर कहे हाँ मैं कह रहा हूं लड़के सीटी बजाएंगे। ऐसी सोच वाले लोग जो कह रहे कि 6 महिला भेजा, अरे 34 साल के इतिहास में आपने सिर्फ 3 मुस्लिम महिलाओं को सदन में भेजा, जिसमें अभी इकरा हसन है वहां मौजूद, वो अपने दम पर है, आपके बदौलत नहीं है। देखिए 23 में यह बिल आया, ऑपोजिशन ने साथ दिया, प्रधानमंत्री ने बोला कि 24 में किसी को फायदा भी नहीं हुआ, किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। अब भी अगर साथ आ जाते तो क्या जाता, क्या चले जाता? हम इस बिल के खिलाफ हैं, ये गलत है। और मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए इस बिल में। पूरा बोलने दीजिए। महिलाओं के आरक्षण के फेवर में है, लेकिन जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में आप बिल को ला रहे हैं, कोई गरीब घर की महिला, दलित महिला, कोई महिला जो लोअर मिडिल क्लास की होगी नहीं आएगी। आपने मुलायम सिंह को कोट कर दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में? मुलायम सिंह बड़ी खराब नकल, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोला हो, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? क्या महिला को देख के सीटी बजाएंगे? बॉलीवुड की फिल्मी हस्तियों को लाना सिर्फ इसलिए कि वो पॉपुलर है, सिर्फ इसलिए कि वो पॉपुलर है। जया बच्चन, जया बच्चन क्या बोला आपने? जया बच्चन एज अ प्रिंसिपल मैं बात कर रहा हूं। ये क्या प्रिंसिपल? व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल इज आरक्षण आप लाए। नहीं, दिस इज नहीं, लेट मी स्पीक। आप हमारे प्रिंसिपल को सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं आपके प्रिंसिपल को सुन रहा हूं, लेकिन आपकी बात गलत है। बिल बहुत अच्छा है, बिल अच्छा नहीं है। आपको बिल बुरा लगेगा, आपको कोई महिला एक्ट्रेस अगर सांसद बन जाती है वो भी बुरा लग रहा है, इसमें कोई क्या कर सकता है? आप कुछ कहना चाहती है इनको, विवेक जी को? मैं आज के युग में महिला ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, रफेल महिला उड़ा रही है एजुकेशन के अंदर। और आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाएं स्ट्रगल नहीं, मैं गरीब की बात कर रही हूँ। नूह की बेटी सुनो पहले, नूह की बेटी एजुकेशन के अंदर, साइंटिफिक एजुकेशन के अंदर उसका एडमिशन हुआ है। उनके नंबर देखिए बच्चियों की, अपने अब्बा का विरोध सहकर अपनी माँ के समर्थन से वो आगे बढ़ती है। आप हमें क्या कहते हैं, आरक्षण छोड़िए, आप तो हमें अपना हक भी नहीं दे सकते। कमाल, आपने कितनी बड़ी बात बोली, आपने कितनी बड़ी बात बोली। आप माता जी कुछ कहना चाहती हैं? आप बिल्कुल, आप बोलिएगा। क्या मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हो कि फिल्मी हस्तियां, क्या फिल्मी हस्तियां औरतें नहीं है? औरतें नहीं है, औरतें नहीं है वो। आप औरतों को नीचा क्यों दिखाते हो? क्यों नीचा दिखाते हो आप औरतों को? गलत उलझ गए आज आप। क्यों नीचा दिखाते हो आप औरतों को? हम सारा घर संभालते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, घर के बच्चों को संभालते हैं। आप एक काम करते हो, आप एक काम करते हो और घर आके औरत पे रोब झाड़ते हो, हैं? और हम सारा काम करते हैं। आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर? बिल्कुल आ रहा है। जो पार्टी विरोध कर रही है, मेरा उस पर गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है बिल्कुल। जो पार्टी हमारा विरोध करेगी उसको हम बख्शेंगे नहीं। मोदी ने सही काम किया है, गलत? मोदी ने बिल्कुल सही काम किया, मोदी ने बिल्कुल सही काम किया। ओके। देखिए आज आप फंस गए हैं विवेक भाई, आप बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपके घर में भी आपकी बेटी, बहन, माँ सब हैं, तो आप क्यों नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े? हम घर से लेके पॉलिटिक्स तक संभालते हैं, तो इस आरक्षण पर रोक किस लिए? प्राइम मिनिस्टर ने सदन के अंदर बोला कि इससे विपक्ष का तो कोई फायदा नहीं होगा, इस बिल पे जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन इससे मेरा फायदा जरूर हो जाएगा जब आप इतना विरोध उसका करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे देश का फायदा हो रहा है? ला करके ये महिला देश का नुकसान चाहती है। सुन ले, अब मेरे पॉइंट को सुने ना, मेरे पॉइंट को सुनना 10 सेकंड। ये बिल गलत क्यों है? जया बच्चन क्या है? आप नहीं, मैं यही रुकूंगा। एक एग्जांपल ना दे। एक एग्जांपल नहीं, एक सेकंड। जया बच्चन एक्ट्रेस नहीं है क्या? जया बच्चन एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी हैं। कंगना रनावत ने कितनी पढ़ाई करी है, स्मृति ईरानी ने कितनी पढ़ाई करी है, ये तो बताइए। किस आधार पे उन्हें टिकट मिला? क्योंकि वो एक्ट्रेस है। तो मतलब अभी तक आप विरोध में थे। आपको देखिए सर, सुनिए एक सेकंड, अब इनका भी बारी है और राखी बिरलांग जी की भी बारी है। क्या आपको लगता है इन्होंने गलत बोला? नहीं, मैं एक बात, आप विवेक की बात से सहमत है, असहमत है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। स्त्री को सुन लो बहन जी सुन लो। माता जी कुछ कह रही है? क्या कह रही है? क्या श्रद्धा नहीं है? क्या कह रही है आप?
श्रद्धा नहीं है, आज वो ताकतवर लक्ष्मी बनी है, वैष्णो देवी बनी है, आज भारत माता की बेटी बनी है। देखिए आज लेडीज वर्सेस ऑपोजिशन हो गया है यहाँ पर, लेडीज वर्सेस ऑपोजिशन। बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को मुखर होना चाहिए, बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हम इसके समर्थन में हैं। मैं भी महिला बिल का समर्थन कर रहा हूँ, ये भाषा मैं भी महिला आरक्षण का समर्थन कर रहा हूँ, आप भी महिला आरक्षण का समर्थन कर रही हैं। फर्क केवल एक है कि जब हम दलित, पिछड़ा, मुस्लिम शब्द बोलते हैं तो आपको गुस्सा क्यों आता है, आपको इतनी नफरत क्यों है? ओके ओके, आप जो है जया प्रदा, सुनिए बहन जी, जया बच्चन और जया प्रदा को लेकर तो आप खुश हैं, लेकिन जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इन्हें जो हमारी अरे जो हमारी वो थी, अब मैं समझ डिंपल फूलन देवी को संसद में पहुंचाया तो आप सबने विरोध किया। ओके, फूलन देवी को संसद में बनाया, ये मानसिकता खराब। राधिका खेड़ा, ओके, राधिका खेड़ा भी कुछ कहना चाहती है। राधिका खेड़ा, जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई, मैं राखी बिरलान जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जो स्टेटमेंट दी गई एक्ट्रेस को लेकर, उससे आपके, क्योंकि इसमें मतलब डायरेक्ट टारगेट किया गया, फिल्मी हस्तियों को लेकर आ जाते हैं। जया बच्चन पे उनकी बोलती बंद हो गई, जया बच्चन पढ़ी लिखी है, हेमा मालिनी पढ़ी लिखी नहीं है, क्या बात करते हैं आप? खेड़ा को पार्लियामेंट भेजिए, पढ़ी लिखी महिलाएं आती हैं, संघर्ष करती हैं। कंगना रनावत का क्या कंट्रीब्यूशन है? हर जगह से लोग जाने चाहिए, पीटी उषा भी संसद में, मैडम कैसे बोल रहे हैं कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? मैडम आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के प्रति? राधिका शांति, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज माता जी काफी है। मैं ये पूछ रही हूँ, राबड़ी देवी कितनी पढ़ी लिखी थी? जवाब, जो संसद में आई, सब जगह मुख्यमंत्री बनी, क्यों बनी? राबड़ी देवी, अरे सबको आना चाहिए संसद के अंदर। देखिए ये क्राइटेरिया, देखिए विवेक, चिढ़ क्यों है आपको? देखिए एक सेकंड, राखी जी हैं, हमारे बीच में हैं, महिला हैं, सड़क पे संघर्ष करके उत्तरी दिल्ली में चुनी गई लड़ी, इसको कहते हैं सांसद, इसको कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सब सम्मान ये है संघर्ष, ये है संघर्ष। राधिका खेड़ा भी संघर्ष कर रही है और राखी बिरलान भी संघर्ष कर रही है, दोनों संघर्ष कर। विवेक डोंट डोमिनेट द डिबेट, डोंट डोमिनेट दिस डिबेट प्लीज। रखिए, हम महिलाओं का दिन है, तकलीफ मत करिए अपने दिल पे। लेकिन अमीश जी, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कह दूं। इन्होंने आपत्ति उठाई, कंगना रनौत जी पे आपत्तिजनक शब्द बोले, बहुत ही घटिया है और इसकी कोई माफी भी नहीं है। इन्होंने एक बात, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। दूसरी बात, इन्होंने ताल से ताल मिलाई इनके और कहा मुलायम सिंह यादव ने ये कुछ भी नहीं बोला। बृंदा कारत आप ही की नेता है, उन्होंने कहा था साफ तौर पे कि मुलायम सिंह यादव को शर्म आनी चाहिए, और अगर उनको इतनी फिक्र है सीटी मारने की तो क्यों डिंपल यादव को संसद में भेजा? अपने नेता के बयान याद रखा करिए। दूसरी बात, मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में क्या कहा? उन्होंने कहा आप कहेंगे गारंटी देनी है, मैं गारंटी दे दूंगा, आप कहेंगे प्रॉमिस शब्द बोलिए, मैं प्रॉमिस शब्द कह दूंगा। लेकिन मेरे यहां पे बैठे हुए सभी माननीय कलीग्स, चाहे वो मेरी पार्टी के हो या सामने के हो, इस बात का भ्रम ना पाले कि हम महिला को कुछ दे रहे हैं। जो महिला को मिल रहा है वो उसका हक है। ये होती है नीति को नियत में लेकर आना, जो आप लोग कभी नहीं दे पाए। ओके, मैं राखी बिरलान का रुख करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में यह भी कहा कि क्रेडिट लेने की अगर बात है तो मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूं, क्रेडिट ऑपोजिशन ले इस बात का कि वो इस बिल को पास करा रहे हैं, उनको पूरा क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है, आपकी पार्टी पर तो महिलाओं को लेकर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं, मैं उन विषयों पर नहीं आना चाहता, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका है इतिहास में जिसको गंवाया गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस डिबेट को 2023 सितंबर में कर रही हूं, क्योंकि आज से ठीक 30 महीने पहले भी सदन का इसी तरह से स्पेशल सेशन बुलाया गया था। माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री समेत माननीय तमाम नेताओं ने, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी, सबने एक मत होकर इस बिल को पारित किया। उस वक्त माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि इस बिल को हम लागू करेंगे जब 2026 का जनगणना हो जाएगा, उसके बाद परिसीमन होगा, फिर हम 2029 में इसे लागू करेंगे। 30 महीने पहले बात हुई थी, ये आपके आर्काइव में भी होगा, रिकॉर्ड भी होगा। आपकी एक बात से मैं सहमत हूं। उसके बाद कंप्लीट कर लेने दीजिए, प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसके बाद में 30 महीने में ऐसा क्या हो गया कि जो शब्द आपने संसद में बोले, पवित्र मंदिर में बोले कि 11 को आधार नहीं बनाया जाएगा, 26 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, आप क्यों अपने शब्दों से जो है वापस लौट रहे हैं? पहली बात।
दूसरी बात, 2011 की जनगणना से लेकर 2026 की अगर जनगणना को हम तय करेंगे तो उसमें लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या का इजाफा होता है। अगर हम परिसीमन देखें, 14 से 15 लाख के ऊपर अगर एक लोकसभा बनती है तो अजय जी लगा लीजिए कि कितनी लोकसभाओं से महिलाएं वंचित रह जाएंगी। तो परिसीमन महिला के बिल जो है महिलाओं के सम्मान में बिल है, इसको आड़ बनाकर, इसको ढाल बनाकर केंद्र सरकार परिसीमन करना चाहती है, देश के राज्यों का हक मारना चाहती है, साउथ और नॉर्थ के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चाहती है। राखी बिरलान ने अपनी बात को रखा, अब राधिका खेड़ा आप अपनी बात को रखिए। ओके, 40 सेकंड टाइम लिमिट। हाँ, 3 मुद्दे की इनकी बातों को मैं जवाब दे देती हूँ। इन्होंने कहा कि आप पहले हमने बिल पारित कर दिया, पास हो गया, तो आपने उसको लागू क्यों नहीं किया। हमारी सरकार ने कैटेगोरिकली कहा था कि पहले सर्वे हो जाए, जनगणना हो जाए, लेकिन बिल्कुल राहुल गांधी ने क्या कहा, क्यों इंतजार कर रहे हो, तुरंत करो। प्रियंका गांधी ने कहा अभी अभी करो। सोनिया जी ने कहा राजीव जी का सपना है, अभी अभी करो। हमने बात मान ली, तो अब आप क्यों चुप हो गए? हमने तो मान ली। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साउथ के साथ गड़बड़ हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में संसद में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर से कहा, और मैं पढ़ के बता देती हूं ताकि मैं मिसकोट ना करूं। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो या बड़े राज्य हो, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री की बात देश की जनता मानती है, इसलिए 11 साल से आप लोग बाहर है। तीसरी बात, इन्होंने कहा अंबेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा है, तो आप इनके साथ खड़ी हैं। मुझे बता दीजिए उस संविधान में कौन से पेज पे, कौन से आर्टिकल में ये लिखा है कि धर्म के नाम पे रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होनी चाहिए। ओके, ये कहीं लिखा है? कांग्रेस 2023 में ये डिमांड कर रही थी। मिश्रा जी, आप सबसे आखिरी में आ रहे हैं, लेकिन देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, कांग्रेस 2023 में कह रही थी तुरंत लागू करिए। अब जब तुरंत लागू हो रहा है तो परेशानी हो रही है। चाहते हैं क्या आप? चाहते हैं क्या, या कांग्रेस कंफ्यूजन में है पूरी तरह से? अमीश जी, पहली बात तो राधिका जी ने बोला कि राहुल गांधी जी ने बोला था, इन्होंने उनकी बात मान ली। इससे साबित होता है कि राहुल गांधी जी मोदी जी से बेहतर सोचते हैं, जो वो डिमांड कर रहे थे, क्योंकि बात मान रहे हैं उनकी। ठीक है, राधिका जी जानती, पहली बार राधिका जी जानती, महिला आरक्षण बिल पहले ही 2023 में पास हो चुका है। यह सारा प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है डीलिमिटेशन के अराउंड। 1989 में सबसे पहले महिला आरक्षण का बिल माननीय राजीव गांधी लेके आए थे, जिसका विरोध अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने के लिए, ये तो जो झूठ इनका चलता है ना सुप्रिया श्रीनेट की फैक्ट्री से, वो बहुत खतरनाक है। पहले उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। संविधान बदला क्या? जब 3 दिन का स्पेशल सेशन किया गया तो अर्जुन मेघवाल जी ने खास तौर से इस बिल को, इट वाज स्पेसिफिकली 33% रिजर्वेशन बिल के ऊपर जो चर्चा हुई थी, उसको आगे ले जाते हुए उसके अंदर जो चेंजेस होंगे उसको टेबल किया और उस पर चर्चा हुई। तो अगर आप संसद टीवी नहीं देखते, आप अखबार नहीं पढ़ते, आप ट्विटर नहीं देखते, सुप्रिया चलेंगे तो ऐसा ही होगा और ऐसे ही बाहर रह जाएंगे। विवेक एक मुझे समझ नहीं आई, मतलब देश के गृह मंत्री को भी कार्यक्रम, मतलब सदन की शुरुआत में ये बोलना पड़ा कि मतलब आप घर में भी जाति देख रहे हैं, मतलब घर में एक ही जाति के लोग रहेंगे या 2 जातियों के लोग रह रहे हैं, या 3 जातियों के लोग रह रहे हैं, या 2 धर्मों के लोग रह रहे हैं, पॉइंट। और नॉर्थ और साउथ में भी डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री ने क्लियरली बोला, सोर्सेस के वाले से खबर आई, गृह मंत्री ने बोला, लेकिन आपको चैन ही नहीं है। मतलब झूठ का प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, क्यों? एक बड़ी साजिश है दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ। यहां सभी पढ़ी लिखी महिलाएं बैठी हैं। अब आप सुन लीजिए साजिश कैसे है। वहां लिटरेसी ज्यादा है, वहां एजुकेशन ज्यादा है, विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है, फैमिली प्लानिंग ज्यादा है, इकोनॉमिक्स ज्यादा है। देश के खजाने में दक्षिण भारत के राज्यों का कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, इंक्लूडिंग आंध्रा, जिसमें है राधिका की पार्टी भी एक तरीके से अलायंस, इन दक्षिण भारत के राज्यों का कंट्रीब्यूशन देश के खजाने में सबसे ज्यादा है। लेकिन क्योंकि आप प्लान्ड फैमिली करते हैं और देश को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको पनिशमेंट दी जा रही है
कि आपकी सीटें उत्तरी भारत के राज्यों के रेशियो में कम होंगी। नहीं, किसने बोला? ये किसने बोला? एग्जाम्पल ये किसने बोला? ये किसने बोला? एग्जाम्पल नहीं, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। किसने बोला? नहीं, अश्विनी मिश्रा आपकी टर्न नहीं है। विवेक, उसने बोला। ना, किसने बोला? आप दोनों तय करके बताइए किसने बोला? ये झूठ प्रोपेगेंडा नहीं बिल है, उसके क्योंकि राधिका शांति, अगर मेरा नाम श्रीनिवासन है, मैं तमिलनाडु का नागरिक हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं फैमिली प्लानिंग करता हूं, कंट्रोल में बच्चे पैदा करता हूं, मेहनत करके देश के खजाने में देता हूं, तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तुम लोगों की सीटें तो भाई कैसे बोला? मोदी ने क्या बोला? मोदी ने क्या बोला? नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा। क्या कहा? क्योंकि मोदी जी का भाषण आप प्ले करें, उन्होंने साफ तौर से कहा आपको गारंटी चाहिए, गारंटी लीजिए, वादा चाहिए, कैसे कैसे कैसे? अरे भाई, एक राज्य आबादी बढ़ाया जा रहा है, एक राज्य आबादी बढ़ाया जा रहा है, आप कह रहे हो तुम्हें सीटें ज्यादा मिलेंगी पार्लियामेंट में। एक राज्य ज्यादा बच्चे पैदा करता है, देश को कम पैसे देता है, लेकिन क्योंकि उसकी आबादी बढ़ती है उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ज्यादा होगा, बजाय उस राज्य के जो फैमिली प्लानिंग करता है। और यही हो ही रहा है ना। किसने बोला? नहीं, किसने बोला? नहीं, विवेक किधर है? किसने बोला? नहीं, बताइए किसने बोला? ये बातें कि आपने कितनी झूठी बातें बोली। आई एम सॉरी टू कॉल इट आउट, मेरे को बोलना पड़ेगा। आपने बोला मोदी जी ने बोला कि जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको हम ज्यादा देंगे। मोदी ने कहा बोला? विभाजनकारी सोच है। संसद का हाल देखिए जरा, संसद में आते हैं, शोर मचाते हैं, चल देते हैं। मैंने वो संसद देखी है, हम स्टूडेंट थे, इतने शानदार भाषण होते थे, हमें गर्व होता था। और संसद, एक मिनट और सुन लीजिए, संसद का एक एक शब्द, ये आप तो इनको भी नहीं बोलने दे रहे। जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि संसद उनके लिए प्राइमरी सोर्स होता है। और बाहर आके गांधी जी की मूर्ति पे या मयूर दरवाजे पर मंडली लगाते हैं। अरे जब औरतें आएंगी स्निग्धता आएगी, औरतें ये काम नहीं करेंगी। ओके। और प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को मिसकोट करा गया, इसलिए मुझे बताना यह आवश्यक होता है। विवेक श्रीवास्तव ने प्राइम मिनिस्टर को 3 बार ही मिसकोट करा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने बोला चाहे दक्षिण हो, पूर्व हो, छोटा हो या बड़े राज्य हो, निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये कहा प्रधानमंत्री ने। यानी आपने मिसकोट करा प्राइम मिनिस्टर। यू मिसकोटेड प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी क्या कह रहे हैं? आपने 3 बार ही बोला। यू मिसकोटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिस इज रॉन्ग। विवेक पास करती है। ओके, मैं सत्य की बात आ रहा हूं। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा, ये जो उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करने की कोशिश है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक कह चुके हैं कि उत्तर के लोग ज्यादा समझदार नहीं होते, दक्षिण के ज्यादा समझदार होते हैं। अब भाटी जी क्या 27 में इसी के साथ चुनाव में जाएंगे? इनके साथ देश के लोग इनके विभाजन को नहीं समझते, वो ज्यादा समझदार है। चाहे वो दक्षिण के लोग हों, चाहे उत्तर के लोग हों, देश एक है और सब एक साथ बोलते हैं भारत माता की वंदे। आप समझिए, इनकी साजिश को समझिए। ये महिलाओं को सदन में आने नहीं देना चाहते। कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की कितनी मेंबर आज तक महिला हैं, इनके मुंह से जबान नहीं खुलेगा। लेकिन दूसरे सभी पार्टियों में महिलाओं को अच्छा स्थान मिला है। पहली बार देश में केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर मोदी जी ने बनाया था निर्मला सीतारमण को। वित्त मंत्री हैं आज निर्मला सीतारमण। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार प्राइम मिनिस्टर, पहली बार इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने बनाया था। को सशक्त करने वाली सरकार है। ये दक्षिण और उत्तर का राजकुमार भाटी, ये महिलाओं का भेद नहीं करना अपनी ड्यूरेशन को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट भाषण है, भाई ले जाओ क्रेडिट, ये भाषण दे सकते हैं, ले लो तुम क्रेडिट, ये लेने को तैयार नहीं है। ओके, कांग्रेस का गेम आप समझ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी देखिए अपनी टर्न पे बोलते हैं और राखी बिरलान जी भी अपनी टर्न पे बोलती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा निवेदन यह है ये 40-40 सेकंड में प्रक्रिया को, अपनी बात को कंप्लीट करें जिसे सब लोग बोल सके। राजकुमार भाटी देखिए, राखी बिरलान की पार्टी से एक बात सीखिए, कांग्रेस को कब नहीं छूना है। कांग्रेस उत्तर को लेकर जो जो बयान दे रही है, 27 में यही बयान योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोट करेंगे 27 के चुनावों में और आप उनके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। और ये निपटे अभी दिल्ली में कांग्रेस की वजह से, आप ना निपट जाना यूपी की वजह से। और ये मेरी फ्री की एडवाइस है, हालांकि फ्री की एडवाइस नहीं देनी चाहिए लेकिन एडवाइस है, फिर भी आप हमारे मित्र हैं।
देखिए कांग्रेस क्या कह रही है और हम क्या कह रहे हैं, ये सब जनभावनाओं का आदर कर रहे हैं। जनभावनाओं का आदर सबको करना चाहिए। क्या आपको लगता है उत्तर के लोग कम पढ़े लिखे हैं? ना तो विवेक जी के कहने से सीटें क्या उत्तर के लोग कम पढ़े लिखे हैं भाटी जी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। विवेक जी के कहने से ना तो सीटें घटे बढ़ेंगी, ना मोदी जी के कहने से सीटें घटे बढ़ेंगी। जो आपने कहा नियम से घटे बढ़ेंगी। बिल्कुल परसीमन में नियम है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटें बनेंगी। लोकसभा में 850 सीटें होनी है 543 से बढ़ा के, तो निश्चित तौर पे जब जनसंख्या के आधार पर होंगी तो दक्षिण की सीटें घटेंगी। कैसे? किसने बोला? रेशो वही रहेगा सर। आबादी का नहीं, वहां भी बड़े रेशो वही रहेगा। रेशो वही रहेगा, देश का होगा। गलत रूमर उड़ा रहे हैं। पूरा देश का होगा। हर राज्य में सीटें बढ़ेंगी। आप गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। दक्षिण में भी राज्य सीटें बढ़ेंगी। जिस सीट पे हम खड़े हैं, नोएडा सीट, यहां लगभग 26 लाख वोट हैं। इस सीट पे 3 लाख, अगर जो 10-10 लाख की लोकसभाएं बनेंगी तो यहां 3 लोकसभा सीट हो जाएंगी। और वहां दक्षिण में 10-10 लाख की सीट है, वो एक ही रह जाएगी। ये आपको लग रहा है? आप थोड़ी नियम तय कर रहे हैं। नियम तो तय करेगी एजेंसियां। तो इसका ओके राखी बिरलान, कांग्रेस के रोल के ऊपर, कांग्रेस का रोल क्या अपने सहयोग, एक सेकेंड, राखी बिरलान जी के कांग्रेस का रोल अपने सहयोगियों को निपटाने का है। आपको भी निपटाया है दिल्ली के अंदर। क्या पंजाब में आप लोग एक साथ लड़ेंगे? खबरें ये लगातार आ रही है कि पंजाब में एक साथ हो जाएगा, और इसीलिए राघव चड्ढा नाराज हुए आप लोगों से। देखिए कि आप और कांग्रेस पंजाब में एक हो रहे हैं। आज चर्चा पंजाब चुनाव पर नहीं है, आज चर्चा पर एक हो सकते हैं। नहीं, आज जो चर्चा उस पर बात कर लेते हैं। पर एक हो सकते हैं, इसका मतलब आज जो पंजाब में कांग्रेस और आप एक होंगे। मैं बोलूं? बिल्कुल मैडम। भाटी जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही और आप ही के सवाल का वो जवाब दे रहे थे, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। मैं किसी के व्यक्तिगत पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को ज़्यादा नहीं जानती। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं दिल्ली विधानसभा की 2 टर्म में लगातार डिप्टी स्पीकर रही। ठीक, चर्चा यहाँ पर परिसीमन की हो रही है कि परिसीमन आंकड़ों के बिहाफ पर होगा, और आंकड़े कौन तय करेगा? निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारी जो उसके लिए चुने जाएंगे, जो उसके लिए तय होंगे। क्योंकि हमारे सामने यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मुझे लगता है हमारी चर्चा इतने सिलसिलेवार तरीके से और आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जब अपने घर जाएं तो ये हमारी चर्चा को रिपीट करे, सुने, समझे, ना कि शोर शराबे की भली और सोचे कि हम कहाँ टाइम वेस्ट करने आ गए। राइट, तो एक आयोग बनता है, आयोग ये तय करता है कि कहां पर जाकर हमारी कितने आंकड़े होंगे, कहां पर कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से किस लोकसभा सीट को हम दलित के लिए रिजर्व करेंगे, कहां हम महिला के लिए करेंगे, कहां हम ओबीसी के लिए करेंगे। क्या ऐसा कोई आयोग बना? क्या ऐसा कोई देखिए प्लीज बीच में ना बोले प्लीज। नहीं, एक मिनट रुके। पहले महिला आरक्षण विधेयक, पहले ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं आप बड़े दुख में हैं। ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आप बड़े दुख में हैं, आपका मुख्यमंत्री चला गया है। 20 के जनगणना पे आधार पे होना था, वो जनगणना पूरा नहीं हुआ, तो उसमें अमेंडमेंट करके ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? सीएम भी छीन लिया इनका, ऐसा रास्ता प्रशस्त किया इनका, सीएम भी छीन लिया। आप कह रहे थे बाहर ये दुख में है बहुत। हाँ, नहीं दुखी तो है, वो दिखाई भी दे रहा है। आप दुखी मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई। अच्छा, खुश है आप नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हटने से? क्या बहुत ज्यादा है, तभी तो न्यू निकल के आ रहा है, दूसरे को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, बताइए अब जब आप बोल के दिखाइए। जब मैं बोल रही थी बार बार इंटरप्ट कर रहे थे। अरे डांटिए मत, आप डांटिए मत मैडम। नहीं, अब इनको भी बोलने दीजिए। अब आप बोलिए। अरे देखिए, दिल्ली में एक मुख्यमंत्री जेल चला गया, बिल्कुल शराब पी के बाप के घोटाला करके जेल में रहा, उसने एक को मुख्यमंत्री बनाया। किसको? उसके आगे इनको नहीं बनाया, उसके इनको आगे पसंद ही नहीं करता था वो। उसके आगे वो आतिशी मारलेना को बनाया, उसने कहा मैं सीएम के चेयर पे नहीं बैठूंगी। उसके आगे सोचिए इतनी तानाशाही थी, उसके आगे पूरी दिल्ली ने उसको निपटा करके ऐसा भगाया कि अभी चो कर रहे हैं। हमारे राज्य में, हमारे गठबंधन में सामंजस्यता के साथ नीतीश जी के आशीर्वाद, गलत है, जवाब दूंगी मैं। नीतीश जी के आशीर्वाद के साथ उन्होंने तय किया कि अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। हम सामंजस्यता से गठबंधन से 20 सालों से ज्यादा बिहार में सरकार चला रहे, आगे भी चलाएंगे। और इनको हमारी दोस्ती पर, देखो भाई, इनको हमारी दोस्ती पे जलन हो रहा है। अब देखिए इनकी, अब ये तो बीजेपी और जेडीयू की आपस की सेटिंग का मामला है। अब उन्होंने दोस्ती मतलब दोस्ती है।
अब इनका लव अफेयर सिचुएशनशिप वाला नहीं है, रिलेशनशिप वाला है। तो देखिए पुराने जमाने में तो रिलेशनशिप होती थी, आज के जो जमाने में सिचुएशनशिप होती है, तो इनकी रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है। अब आपकी और कांग्रेस की, मतलब आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सिचुएशनशिप थी, आपने लोकसभा में साथ लिया और विधानसभा में बोला हम आपके हैं कौन, तो ये हुआ। तो इसलिए आप मतलब समझ रही हैं। देखिए मैं जवाब जरूर देना चाहती हूँ। इन्होंने जिस तरह से बोला वो आपको पसंद करते थे नहीं करते थे, तो ये बड़े हल्के शब्द है। पहले तो ये महिलाओं के, हाँ तो ये शब्द भरोसा नहीं करते थे, तो मैं वही बोल हल्के शब्दों का प्रयोग कृपया करके आप ना करें। पहली बात मंशा ऐसी नहीं, मेरा शब्द ये है कि मंशा ऐसी बिल्कुल भरोसा नहीं। दूसरे आपको अच्छे विधायक मानते थे, हो गया जी को मान लेते थे। शांति शांति बनाते ना राखी बिरलान को मैं सम्मान करता हूं। एक दलित महिला को देखिए सर अब गलत है, अब गलत कर रहे हैं, अब आप गलत मेरा निवेदन तो मानिए, मेरा निवेदन मैं राखी जी आपको बहुत सम्मान करता हूं। आतिशी जी भी हमारी पार्टी की एक अच्छी कार्यकर्ता है, जिम्मेदार महिला है और बहुत शानदार उन्होंने अपना कार्यकाल चलाया और बिहार इतिहास में पहला ऐसा राज्य बना जिसने ये बताया कि मुख्यमंत्री से बड़ा राज्यसभा का एमपी होता है। अब आप भी और जो है पहला राज्य बना और बिहार एक ऐसा पहला राज्य कद बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति का कद बड़ा होता है, व्यक्ति का काम बड़ा होता है। ओके लेकिन देखिए आप बार महिलाओं की बात करते हैं, आप इस बिल को लेकर, मोदी को लेकर, विपक्ष को लेकर क्या सोचती है, अपनी बात को रखें। पहली बात तो इस बिल पे क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। और पहला मेरा सवाल है कि जो लोग इस बिल के खिलाफ है, क्या आपको ये लगता है इतने साल से जो राजनीति में एक मेल डोमिनेंस चल रहा है वो खतरे में आ जाएगा? ओके, और आपको लग रहा है जिन ने प्रधानमंत्री ने बोला, जो लोग इस बिल का विरोध करते हुए दिखाई दिए हैं, पब्लिक उसको जल्दी से याद रखे, उसको भूलेगी नहीं भूलेगी। हमें भी वोट के टाइम पे शक्लें तो याद आएंगी। अच्छा, आपने तो कितने प्रधानमंत्री देखे? आपने जवाहरलाल नेहरू जी को देखा, इंदिरा गांधी जी को देखा और नंदा जी को भी देखा। वो तो थोड़े दिनों के आए थे, तब भी देखा था। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन लगता है अभी तक? अभी तक तो मोदी जी ही लग रहे हैं और एक योगी जी लग रहे हैं। एक योगी जी तो अभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। ओके, हाँ जी, सब तरफ मोदी है। अच्छा, मोदी है। आप कुछ खड़े होकर बोलिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि नारी है, कमजोर नहीं, ठीक है ना? तेज बोलिए बात, अच्छे से बोलिए। कोमल हूँ, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, तुम जैसे पुरुषों को जन्म देने वाली ही नारी है। आप ये क्यों भूल जाते हैं? और आपकी मैं बात को बताना चाहती हूँ, जो आप कहते हैं कि साउथ में जो फैमिली प्लानिंग चलती है, क्यों नॉर्थ में नहीं चलती क्या? ओके है? आपकी बात का मैं जवाब देती हूँ। और दूसरी बात, आपने बोला कि साउथ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्यों नॉर्थ में क्या अनपढ़ बैठे हुए हैं? ओके, ये मत करिए गंदा खेल, नॉर्थ वर्सेस मत करिए। पार्टी जी चलिए, बार टाइमिंग पे, क्या बीजेपी ने ऑपोजिशन को फंसा दिया इस पूरे मामले पे? क्या आपको लगता है आप फंस गए, यू आर ट्रैप्ड इन दिस प्रिसेप्शनली? मैं बिल्कुल वाजिब सवाल पूछ रहा हूं, प्रिसेप्शन वाइज आप पे अटैक हो रहा है। आप एकदम वाजिब बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें विपक्ष को फंसाना चाहती है। बीजेपी के समर्थक, दो प्रवक्ता और ऑडियंस में जो मोदी और योगी के समर्थक हैं, एक बात बार बार बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, जबकि हम 10 बार इसका खंडन कर चुके कि ये महिला आरक्षण के खिलाफ हैं, ये महिला आरक्षण के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम 33% के बजाय 50% दो, हम ये मांग करते हैं। 33 में तो साथ दे नहीं रहे। अगर मोदी जी के मन में महिलाओं के प्रति इतनी करुणा थी तो उन्हें भी 11 साल हो गए हैं, पहली साल में लागू कर देते अगर इतनी करुणा थी तो क्यों नहीं किया? ये केवल ड्रामा है। और जब हम दलित और पिछड़ों की आवाज उठाते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? मेरी ये समझ में बात बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा मत बोलिए, उनके खिलाफ क्यों है? अच्छा ओके, इसका जवाब मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि आप 11 साल क्यों बैठे रहे। सबसे पहला हमारा काम था इस देश की महिला को सशक्त करना। जैसे मैंने कहा, घर में टॉयलेट हो, घर में पीने का पानी हो, महिला को बाहर ना जाना पड़े, घर का मालिकाना हक उसके पास हो, ड्रोन दीदी योजना हो, अलग अलग तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनके काम में उनको मदद करना, अलग अलग फैसिलिटीज लाके देना। पहले हमने ये काम किया कि महिला सशक्त हो, उसके बाद उसको पॉलिटिकली सशक्त किया जाए। अगर महिला अपना पूरा समय टॉयलेट जाने के लिए डिब्बा लेके जगह कोना ढूंढेगी, अगर पानी भरने के लिए जाती रहेगी, मालिकाना हक उसका नहीं होगा, वो अपने पैरों पे खुद खड़ी नहीं होगी, तो वो पॉलिटिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन देगी? हमने पहले महिला को सशक्त किया, जिसको आपने कभी नहीं होने दिया। और अगर आप कहते हैं, बीच में मत बोलिए, आप 0 सीट पे 0 पे रहिए। और अगर ये कहते हैं, आप बोलिए ना कि महिला के बीच में अन्याय हो रहा है, बोलिए ना पार्टी
एक सवाल एक सवाल बोलने दो भाई, बोलने दो। जिन गरीब महिलाओं की इन्होंने बात करी, अच्छा क्या वो सांसद जाएंगी? एक सेकंड, बार बार एक ही बात होती है, पिछड़ों के साथ ये नहीं हो रहा, पिछड़ों के साथ वो नहीं हो रहा। इस देश में द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनी, आदिवासी थी, मतलब कमाल की बात करते हैं। इस देश की राजनीति में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो पहली बार हुई हैं, लेकिन फिर भी इस देखिए, और आधी रात को केरोसिन का तेल डालकर उसको जो है चलिए ये विषय जला दिया गया। वो भी भी हुआ। एक तो स्वाति मालीवाल का विषय आ जाता है बीच में। अच्छा, एक राखी बिरलान जी, एक प्रश्न इस पूरे मामले से रिलेटेड नहीं है। ये राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल क्या बीजेपी की तरफ है या आपकी तरफ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और हम भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि महिला बिल का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, राखी बार कर रहे हैं। स्वाति के बारे में राखी क्या बोलेंगी? बढ़ाकर 50% राघव के बारे में राखी क्या बोलेंगी? आपके तो जूनियर रहे हैं राघव चड्ढा, आपके तो जूनियर रहे हैं राघव चड्ढा। परिसीमन को लागू करना राखी जी, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, या सवाल आप जरा समझ, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, या सवाल का जवाब दीजिए। नहीं मेरा आप मैडम ये ना विधानसभा है ना पॉलिटिकल भाषण का मंच है। स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा के बारे में क्या कहना चाहती है? राघव चड्ढा तो आपके जूनियर रहे हैं। देखिए, तानाशाह केजरीवाल के शिकार हो गए दोनों, इनका अपना तानाशाह आजकल बड़ा प्यार आ रहा राघव चड्ढा पर आपको प्रवचन दे रहे हैं। क्या मतलब हुआ? मुझे पता चला इनका नाम राखी बिरलान है। हाँ बिल्कुल, इन्हीं का नाम राखी बिरलान है। प्रश्न मुझसे पूछा जाता है, नहीं इनका नाम राखी बिरलान। नहीं आप बोलिए 10 सेकंड। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, बहुत गहरी लगी राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल राज्यसभा आपकी टिकट पे बने, गीत गा रहे किसी और के। सर जब देखिए, जब किसी को ईडी से डर लगेगा, सीबीआई से डर लगेगा, करा क्या है तो वो अपनी पार्टी जो आपको प्रमोट कर रही है, जो आपको चुनाव लड़वा रही है, जो आपको वैसे राघव चड्ढा तो आपके जूनियर रहे होंगे, जिम्मेदारियां दे रही है विधानसभा में, ठीक। और जब उन्हीं की पार्टी के नेता के साथ इस प्रकार का तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा और आप चुप रहेंगे, तो निश्चित तौर पर पार्टी लाइन अपना। राघव चड्ढा तो आपके जूनियर रहे होंगे, जूनियर रहे सीनियर रहे, इस बात का कोई मतलब मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई इस बात की कोई तुलना करी जाएगी। जी बार मैं आप जो फ्रंट रो में बैठी हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? एक लाइन। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, 2 महिलाएं सब पे भारी, 33% आई तो होगा क्या? ओके बहुत बढ़िया मैडम, इस बात पे बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।